वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे हिस्टेरेसिस कर्व एंड इट्स इम्पोर्टेंस। हम जानते हैं कि जब हम किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल इस प्रकार के मटेरियल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में पुट करते हैं तो क्या होता है, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इट एक्वायर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन दैट इज बी या मटेरियल की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो किस बात पे डिपेंड करती है? दैट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो अब हिस्टेरेसिस कर्व हमें क्या बताता है कि मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन बी या मटेरियल की जो इंटेंसिटी आई है वो एच के साथ में किस प्रकार से वेरी करती हैं, किस प्रकार से बिहेव करती हैं। तो इसी बिहेवियर को यदि हम ग्राफिकली प्लॉट कर देते हैं तो इस ग्राफ का नाम क्या होगा? हिस्टेरेसिस कर्व। सो वी कैन से दैट हिस्टेरेसिस कर्व एक्सप्लेन वेरिएशन या चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन विद एच, राइट। बी या आई में एच के साथ में किस प्रकार से वेरिएशन आती है, यदि हम इन वेरिएशंस को ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे तो इसी का नाम क्या है? हिस्टेरेसिस कर्व। वी नो दैट कि व्हेन ए मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए सोलेनोइड देन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन द सोलेनोइड इज एच। देखो हम मान लेते हैं कि इनिशियली स्टार्टिंग में मान लेते हैं लेट इनिशियली एच इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होंगी? 0, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को पुट करते हैं एंड करंट इज पास थ्रू दिस सोलेनोइड। रिजल्ट क्या होगा? दिस मटेरियल विल बी मैग्नेटाइज्ड ग्रेजुअली। धीरे धीरे ये जो मटेरियल है क्या होगा? मैग्नेटाइज होता जाएगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या इस मटेरियल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होंगी? इस H के साथ में जैसे जैसे हम H को इंक्रीज करेंगे, H के साथ में इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा दैट विल आल्सो गो ऑन इंक्रीजिंग। अब यदि हम ग्राफ प्लॉट करें B और H के साथ में तो जो ग्राफ आता है उसकी जो शेप आएगी वो इस प्रकार से हमें ग्राफ मिलता है। विद इंक्रीज इन H वैल्यू ऑफ B इज आल्सो इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू दिस कर्व। इस प्रकार से B की वैल्यू H के साथ में इंक्रीज होती है एंड सपोज दिस कर्व इज OA। A पे आने के बाद में हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइन है क्या होगी? लगभग स्ट्रेट हो गई। इसका मतलब यदि इस लिमिट के बाद में हम H को आगे बढ़ाएंगे, यहाँ से क्लियर है कि देयर विल बी नो वेरिएशन या नो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ B। इट मीन्स A पे आने के बाद में जो मैग्नेटिक फील्ड है B की वैल्यू क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। हम कौन सी कंडीशन पे पहुंच गए? सैचुरेशन कंडीशन में आ गए। मीन्स इसके बाद में, यहाँ के बाद में यदि हम H को कितना भी इंक्रीज कर दें B में वेरिएशन क्या हो गई? सैचुरेट हो गया, वैल्यू ऑफ B सैचुरेट। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? हमने पिछले वीडियो में यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल वाले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं? डोमेन्स क्रिएट करते हैं। इनके अंदर जो एटम होते हैं दे मेक डोमेन्स, राइट। डोमेन्स का आप मीनिंग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे तो कृपया मेरा पिछले वाला वीडियो देखें, आप जरूर देखें, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। उसमें हमने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की थ्योरी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एक डोमेन है जिसके अंदर वो एटम जो एक ही डायरेक्शन में या वो जो एटम जिनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में, इस प्रकार के एटम मिलकर क्या बनाते हैं? एक मैग्नेटिक डोमेन बनाते हैं, राइट। दीज आर डोमेन्स। तो अब क्या होगा जब हम मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं H की, जब ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स H जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? जैसे जैसे हम H को इंक्रीज करेंगे ये डोमेन्स सारी डोमेन्स टूटती जाती हैं और ये अपने आप को क्या करती हैं? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेती हैं, या यूँ कहते हैं कि ये जो डोमेन्स हैं ये मर्ज हो जाती हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, इनकी जो बाउंड्री है वो ख़त्म हो गई। रिजल्ट क्या हुआ?
ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपने आप को स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज करता है। जब एक लिमिट के बाद में हमने एच को इतना बढ़ा दिया कि ये सारी की सारी डोमेन क्या हो गई, दीज ऑल आर मर्ज या ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। जब सारी डोमेन एक ही डायरेक्शन में आ गई, रिजल्ट क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, सैचुरेट। तो ये लिमिट कौन सी आ गई, सैचुरेशन लिमिट आ गई। अब देखो यदि हम सैचुरेशन लिमिट के बाद में एच को बढ़ाएंगे मीन्स देयर विल बी नो प्रॉफिट ऑफ इंक्रीजिंग एच। अब यदि हम एच को कम कर दें तो क्या होगा, एच को कम करके देखते हैं हम क्या होगा। देखो एच को कम करने के लिए क्या करें, सोलिनॉइड के अंदर जो करंट है इस करंट को हम डिक्रीज कर देंगे तो रिजल्ट क्या होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं दे विल आल्सो गो ऑन डिक्रीजिंग। ये जो डोमेन्स जिन्होंने अपने आप को क्या किया था, एक डायरेक्शन में किया था, ये फिर से क्या होंगे, धीरे धीरे रैंडमली ओरिएंट होना है, पहले की तरह ही अपने आप को रैंडमली ओरिएंट करने की कोशिश करेंगी। रिजल्ट क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कम होती जाएंगी। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं एच को हम कम करते गए और एच को कम करते करते देखो हम इस प्रकार से पहुँचते हैं यूँ। तो एक मिनट हम इसकी शेप दोबारा से बनाते हैं। एच को जब हम कम करते आए यूँ तो हमारे पास में ग्राफ इस शेप का आया। तो यहाँ आने के बाद में हमें क्या मिला है, देखो एट दिस पॉइंट बी, यहाँ हम यदि ओ बी की बात करते हैं तो ओ बी के लिए एच को हमने कम किया, जैसे ही हम बी पे पहुँचते हैं एच की वैल्यू क्या हो गई, 0। देखो इस लाइन पे एच क्या होगा, 0। सब कुछ ना कुछ बी की वैल्यू रहेगी। सो एट बी, इस बी पे देखो हम क्या देखते हैं, एच तो हमारा 0 हो गया। एच को हम करते करते एच को कम करते आए, हम यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद में क्या हुआ है, एच इज 0 बट वैल्यू ऑफ बी इज लेफ्ट, किसके बराबर रहेगी, ओ बी के बराबर। सो ये कंडीशन जहाँ पर एच की वैल्यू 0 हो गई बट बी इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इस मटेरियल के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी भी बची हुई हैं। जब हम एच को कम करते गए मतलब करंट को हम कम करते आए और करंट को हमने 0 कर दिया। जैसे ही करंट को 0 कर दिया एच क्या हो गया, 0। लेकिन फिर भी मटेरियल के अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रह जाती हैं, बच जाती हैं। तो ये जो मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाती हैं इसका नाम क्या है, रिटेंटिविटी। सो हमारे पास में एक नई डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज मीन्ड बाय रिटेंटिविटी। सो रिटेंटिविटी मीन्स द मैग्नेटिज्म लेफ्ट in the material when magnetizing force is reduced to 0। हमने एच को कम करते करते 0 कर दिया, फिर भी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाती हैं। इसका नाम क्या है, रिटेंटिविटी, या इट इज आल्सो नोन एज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और इसको हम रिमेनेंस भी बोल देते हैं। इट इज आल्सो नोन एज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म और रिमेनेंस, राइट। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों बचाते हैं, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, इसके पीछे कारण ये है कि जब हम देखो फिर से समझते हैं, ये हमारे पास में मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो इसके अंदर जो डोमेन्स थी वो डोमेन्स टूट गई। क्या हुआ, सारी की सारी एक डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं। जब हम एच को कम करते जाते हैं तो फिर से क्या होगा, वो डोमेन्स क्रिएट होना शुरू होंगे, लेकिन फिर भी बी बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी जो डोमेन्स हैं ये बिल्कुल पहले की तरह रैंडमली ओरिएंट नहीं हुई, कुछ डोमेन्स अभी भी एक डायरेक्शन में बची हुई होंगी, या यहाँ पर जो कुछ डोमेन्स क्या कर रहे हैं, मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अब जो डोमेन्स यहाँ बच जाती हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या करें, यदि हमें मटेरियल को जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था इसके अंदर हमने देखो वेरी इनिशियली क्या पढ़ा था कि इस पॉइंट ओ से जब हम ग्राफ शुरू करते हैं तो शुरू में क्या था, हमारे पास में एच 0 था, बी भी 0 था। तो इस बी को फिर से 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस करंट को यदि हम वापस रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई कर दें, इफ करंट इज अप्लाइड इन रिवर्स डायरेक्शन, तो क्या होगा, ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है अब फिर से क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट होना शुरू होगा, लेकिन पहले के अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिजल्ट क्या होगा, इसके अंदर जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बढ़ती जाएंगी तो पहले क्या होगा,
पहले जो डोमेन्स जो बची हुई हैं वो ख़त्म होएंगी, फिर नए तरीके से मैग्नेट बनना शुरू होगा। तो क्या होगा, देखो जब हम H को अब रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, मीन्स हमने करंट को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया, रिजल्ट क्या होगा, जो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लेफ्ट रह गई थी, जो बच गई थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। और ये कहते हैं कि एट पॉइंट C, जब हम C पे पहुंचेंगे तो एट C वैल्यू ऑफ B, देखो C के ऊपर हम पहुंचे, B की वैल्यू क्या हो गई, 0, राइट। सो एट पॉइंट C इट इज क्लियर दैट B क्या हो गया, 0, और H किस में आ गया, नेगेटिव में। तो H की ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको हमने क्या नाम दिया, कोएर्सिविटी। सो व्हाट इज कोएर्सिविटी, द वैल्यू ऑफ H इन रिवर्स डायरेक्शन टू मेक रिटेंटिविटी 0, या मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बच जाती हैं उनको 0 करने के लिए हम H की जो वैल्यू रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं उसका नाम क्या है, कोएर्सिविटी। अब देखो यदि हम H को और आगे बढ़ाते जाएं रिवर्स डायरेक्शन में तो क्या होगा, नाउ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ H इन रिवर्स डायरेक्शन, रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो फिर से क्या होगा, अपने आप को मैग्नेटाइज करेगा। सो मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगेन विल गो ऑन इंक्रीजिंग विद H, फिर से क्या आएगी, जैसे इस प्रकार इस डायरेक्शन में सेचुरेशन कंडीशन आई थी इसी प्रकार से फिर से क्या आ जाएगी, सेचुरेशन लिमिट फिर यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्या करें, फिर से H को कम करते जाएंगे तो ग्राफ की शेप फिर हमारे पास में इस प्रकार की आएगी। सो हम यहाँ पहुँचते हैं O A B C D एंड E पे आने के बाद में हमारे पास में फिर से क्या आ गया, दिस इज रिटेंटिविटी। अब इस रिटेंटिविटी को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, H को फिर से अब इस रिवर्स डायरेक्शन में ले आते हैं, H को फिर हम आगे अप्लाई करेंगे, क्या होगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, हमारे पास में इस प्रकार की शेप आ जाती है। तो ये जो कर्व है, दिस कर्व इज नोन एज हिस्टेरेसिस कर्व। देखो अब ये जो हिस्टेरेसिस कर्व है, यहाँ से हमारे पास में एक बात क्लियर हो जाती है कि जब हम H को बढ़ा रहे हैं, क्या हुआ, H के साथ में B इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पहुँचने के बाद में H को हमने H को इंक्रीज किया, B क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। आप देखो H के साथ में B बढ़ रहा है, मतलब H के पीछे पीछे क्या आ रहा है, B आ रहा है। अब हम H को कम करते आए तो फिर से क्या हो गया, B कम होता आ रहा है, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद में H क्या हो गया, 0, लेकिन B तो फिर भी पीछे रह गया। पीछे कैसे रह गया, B 0 हुआ ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो H को फॉलो कर रहा है, H के पीछे पीछे चल रहा है, मतलब एग्जैक्टली इसके साथ में नहीं है। अब B को 0 करने के लिए हमने क्या किया, H को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई किया, यहाँ आके B क्या हुआ, 0, लेकिन H तो और आगे चला गया। फिर हमने H को रिवर्स में और आगे अप्लाई किया, B धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। देखो यहाँ आने के बाद में फिर से क्या हुआ, हम ये कह दें कि यहाँ पर आने के बाद में H 0 हो गया, फिर से B रह गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम B और I की बात करें तो ये B और I लैग्स बिहाइंड H, B और I दोनों H को फॉलो करते हैं। लैग्स का मतलब H के पीछे पीछे रहना। तो ये जो फिनोमिना है, दिस फिनोमिना ऑफ लैगिंग बिहाइंड B और I विद H इज नोन एज हिस्टेरेसिस। सो हमारे पास में हिस्टेरेसिस की डेफिनेशन क्या आएगी, सो व्हाट इज हिस्टेरेसिस। तो देखो हिस्टेरेसिस का मतलब ही क्या होता है, कोई एक फैक्टर किसी दूसरी चीज के पीछे पीछे रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस कहते हैं। तो यहाँ पर हिस्टेरेसिस का मीनिंग क्या हो गया कि B और I किस वजह से प्रोड्यूस होते हैं, H के कारण से, राइट। अब B और I H के पीछे पीछे रहने को हम क्या कहेंगे, हिस्टेरेसिस। सो व्हाट इज द, यहाँ पर हम बात करेंगे हिस्टेरेसिस का मीनिंग क्या हो गया, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग, लैगिंग का मतलब पीछे पीछे फॉलो करना, द फिनोमिना ऑफ लैगिंग ऑफ I और B बिहाइंड H। अब ये I और B किस पर डिपेंड करते हैं,
एच पे, मतलब ये आई और बी एच के कारण से प्रोड्यूस होते हैं और ये एच को ही फॉलो कर रहे हैं, एच के पीछे पीछे हो रहे हैं, इसी का नाम क्या होता है? हिस्टेरेसिस। सो व्हाट इज हिस्टेरेसिस? दिस फिनोमेना ऑफ लैगिंग ऑफ आई और बी बिहाइंड एच व्हेन ए मटेरियल इज टेकन थ्रू ए साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज नोन एज हिस्टेरेसिस, राइट। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। ये जो हमने स्टडी किया है, इस हिस्टेरेसिस फिनोमेना की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, इंपॉर्टेंस को स्टडी करने से पहले हम बात करते हैं यहाँ से कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो रिटेंटिविटी है, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.5 टेस्ला एंड दिस कोर्सिविटी इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 90 एम्पियर पर मीटर। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस की। तो डियर स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हम यहाँ आते हैं। यहाँ पर हमने दो हिस्टेरेसिस कर्व प्लॉट कर रखे हैं, वन फॉर सॉफ्ट आयरन, ये जो ग्रीन में आपको दिखाई दे रहा है दिस इज हिस्टेरेसिस कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन, एंड ये जो ब्लू में जो दिखाई दे रहा है दिस इज हिस्टेरेसिस कर्व फॉर स्टील। अब यदि हम इन स्टील और सॉफ्ट आयरन के लिए यदि हम हिस्टेरेसिस कर्व को कंपेयर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फर्स्ट हम बात करते हैं रिटेंटिविटी की। यदि यहाँ से हम दोनों की रिटेंटिविटी की बात करें, सो इट इज़ क्लियर दैट रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन स्टील। सो इट इज़ क्लियर दैट रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज ग्रेटर देन रिटेंटिविटी ऑफ स्टील। तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि यहाँ से हम इन दोनों के बारे में क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? वी कैन से दैट सॉफ्ट आयरन विल बी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, रिटेंटिविटी ज़्यादा है, इट मीन्स इट विल बी स्ट्रांगली मैग्नेटाइज, राइट। स्टील की रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन से कम है, इसका मतलब यदि हम स्टील और सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करें देन इट इज़ ईजियर टू मैग्नेटाइज सॉफ्ट आयरन। अब यहाँ आते हैं, ये इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कोर्सिविटी। सो सेकंड रिजल्ट हमारे पास में क्या आएगा? इफ वी कंपेयर कोर्सिविटी, देन इट इज क्लियर दैट कोर्सिविटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन की ये है कोर्सिविटी और स्टील के लिए ये वाली होगी। सो इट इज क्लियर दैट कोर्सिविटी ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन सॉफ्ट आयरन। अब इसका मीनिंग क्या होगा? व्हाट विल बी द कंक्लूजन? यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि यदि हम स्टील को एक बार मैग्नेटाइज कर देते हैं तब उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना, उस मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना क्या होगा? मुश्किल होगा। इट मीन्स किसी मटेरियल की कोर्सिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका डीमैग्नेटाइज करना उतना ही क्या होता है? मुश्किल होगा, हार्ड होगा। हमने अभी हम क्लियर कर चुके हैं कि कोर्सिविटी हम कब अप्लाई करते हैं कि जब मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बच जाती हैं, उनको हमें ख़त्म करना हो तो हम क्या करते हैं? एच को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे और जितना अधिक हमें एच अप्लाई करना पड़ता है, मतलब हमें जितना अधिक जोर लगाना पड़ेगा मटेरियल को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए, उतना ही क्या होगा? वो जो मटेरियल है उसके अंदर प्रॉपर्टी ज़्यादा बचती हैं, ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेंगी। सो वी कैन से दैट कि यदि हम सॉफ्ट आयरन और स्टील की कोर्सिविटी को कंपेयर करते हैं तो स्टील क्या है? इसकी कोर्सिविटी ज़्यादा है। अब हमारे पास में यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यदि हमारे पास में सॉफ्ट आयरन और स्टील हो तो हम कौन से मटेरियल को परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज़ करेंगे? विच मटेरियल will be used for making permanent magnet? So on the basis of this curve, इस कर्व के बेस के ऊपर हम क्या बता सकते हैं कि स्टील इज बेटर देन सॉफ्ट आयरन। परमानेंट मैग्नेट का मतलब क्या हुआ? ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लंबे समय तक बची रहती हैं, जिसको हम डीमैग्नेटाइज करें या अंडर टेम्परेचर इस प्रकार की कंडीशन हो, जो मतलब किसी मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करना आसान नहीं हो, या यूँ कहते हैं कि कोई मटेरियल यदि लंबे समय तक अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को बनाए रखता है तो वो किसके लिए यूज होगा? परमानेंट मैग्नेट के लिए। सो यहाँ से क्लियर है
कि स्टील के कोर्सिविटी ज़्यादा है, इट मीन्स स्टील विल बी प्रिफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट थिंग जो हम यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे वो ऑब्जर्व हम ये करते हैं कि इफ़ वी कंपेयर द एरिया ऑफ BH कर्व फॉर स्टील एंड सॉफ्ट आयरन। देखो सॉफ्ट आयरन के लिए BH कर्व वाला एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ BH कर्व फॉर सॉफ्ट आयरन, और ये जो रह गया ये वाला, दिस इज द एरिया ऑफ BH कर्व फॉर स्टील। So it is clear that area of BH curve for soft iron is less than area of BH curve for steel. Now experiment says that, experiment ये कहते हैं कि जितना अधिक इसका एरिया होगा उतना ही ज़्यादा क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। क्या होता है जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज करते हैं तो उसके अंदर जो एटम हो क्या होते हैं, एक बार ओरिएंट होते हैं फिर वापस आते हैं, मतलब मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन चलता रहता है। तो इस दौरान क्या होता है, देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। सो ये कहते हैं कि यदि हम सॉफ्ट आयरन और स्टील को कंपेयर करें तो सॉफ्ट आयरन के केस में जो लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा वो क्या होगा, कम होगा। सो इसकी अगली इंपॉर्टेंस किस बात में आती है, इफ़ वी कैन कंपेयर द एरिया ऑफ BH कर्व। इस कर्व को हम देख के बता सकते हैं कि किसी मटेरियल के अंदर जो एनर्जी का लॉस होता है वो किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ BH कर्व किसके बराबर होगा, दिस एरिया ऑफ BH कर्व विल गिव एनर्जी लॉस। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या आ गई, यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि एनर्जी लॉस इन सॉफ्ट आयरन इज स्मॉल एज कंपेयर टू लॉस ऑफ एनर्जी इन स्टील। सो हम ये कहते हैं कि इन सभी बातों के बेस के ऊपर इंपॉर्टेंस क्या आ जाएगी हिस्टेरेसिस कर्व की, प्रॉपर्टीज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी स्टडीड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो वेरियस प्रॉपर्टीज हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द यूजेस ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इस हिस्टेरेसिस कर्व के बेस के ऊपर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के वेरियस यूज हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now on the basis of this hysteresis curve, what are the various use? फर्स्ट यूज आता है हमारे पास में फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो जैसा हमने अभी यहाँ से एक्सप्लेन किया कि परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमें किस प्रकार का मटेरियल चाहिए, ऐसा मटेरियल जिसकी कोरेस्टिविटी क्या हो, ज़्यादा हो, मतलब जिसको हम किसी टेम्परेचर चेंज या मैकेनिकल चेंज इस प्रकार की कंडीशन में पुट करें तो आसानी से क्या हो, मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं हो, तो इस प्रकार का मटेरियल चाहिए। अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास में कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, या विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो हमें क्या चाहिए, मटेरियल की जो रिटेंटिविटी है दैट शुड बी हाई, रिटेंटिविटी शुड बी हाई, कोरेस्टिविटी क्या होनी चाहिए, वो भी हाई होनी चाहिए। देखो रिटेंटिविटी हाई होगी तो क्या होगा, कोरेस्टिविटी हाई होगी तो मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होगा, और अगली करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, उसकी परमिएबिलिटी हाई होनी चाहिए। तो जितनी हाई परमिएबिलिटी होगी उतना ही इजीली हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। सो फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट, देखो यदि हमारे पास में सॉफ्ट आयरन और स्टील हो तो किसको प्रीफर करेंगे, स्टील इज प्रीफर्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। इसके अलावा कोबाल्ट स्टील इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। तो ये तो हो गया हमारे पास में what type of material is used for making permanent magnet and what should be the characteristics of a material for making permanent magnet। क्वेश्चन इस पे बनता है कि what should be the characteristics and give examples for making permanent magnet। तो कौन सा हो गया, स्टील है, इसके अलावा कोबाल्ट स्टील जो कि एक अलाय है, कोबाल्ट स्टील इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, व्हाट्स टाइप ऑफ मटेरियल आर प्रीफर्ड एंड व्हाट शुड बी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें किस प्रकार का मटेरियल चाहिए जिसको हम क्या करें, आसानी से मैग्नेटाइज कर सकें, राइट, और जिसको आसानी से डीमैग्नेटाइज, मतलब जैसे ही हम करंट को स्विच ऑफ करें क्या हो, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डीमैग्नेटाइज हो जाए। तो इस प्रकार के मटेरियल के लिए हमें क्या चाहिए, देखो वी कैन से दैट सॉफ्ट आयरन इज प्रीफर्ड बिकॉज सॉफ्ट आयरन की जो कोरेस्टिविटी है वो क्या है, काफ़ी कम है, और इसकी जो रिटेंटिविटी है
वो रिटेंटिविटी मस्ट बी सूटेबल। अब रिटेंटिविटी सूटेबल होगी तो क्या होगा, जो मटेरियल को उसको हम आसानी से मैग्नेटाइज कर सकें और आसानी से डीमैग्नेटाइज कर सकें। परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हाई परमेबिलिटी होगी तो क्या फ़ायदा होगा, मैग्नेटाइज करना ईजी होगा। सो फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट विच टाइप ऑफ मटेरियल इज प्रिफर्ड, वी कैन से दैट सॉफ्ट आयरन इज प्रिफर्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो आती है वो है ट्रांसफॉर्मर कोर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में हम हमारी 4th यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने के लिए हमें किस प्रकार का मटेरियल चाहिए। तो सबसे असेंशियल कंडीशन है, सबसे ज़रूरी कंडीशन क्या है कि ट्रांसफॉर्मर कोर जो होती है दैट इज़ सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजेशन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो रिजल्ट क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी का लॉस भी होगा। तो एनर्जी लॉस हमें क्या चाहिए, मिनिमम। तो ट्रांसफॉर्मर कोर बनाने के लिए जो एसेंशियल कंडीशन है वो क्या हो जाती है, एरिया ऑफ BH कर्व मस्ट बी वेरी स्मॉल। दिस इज द एसेंशियल कंडीशन फॉर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर कोर। एरिया ऑफ BH कर्व मस्ट बी स्मॉल, और वी नो दैट एरिया ऑफ BH कर्व इज वेरी स्मॉल फॉर सॉफ्ट आयरन। सेकेंड कंडीशन जो आती है वो ये आती है कि हाई रेजिस्टिविटी, मटेरियल की रेजिस्टिविटी हाई होनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि मटेरियल के अंदर जो एडी करंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, कि रेजिस्टिविटी हाई होगी तो एडी करंट क्या होगा, मिनिमम होगा। और एडी करंट मिनिमम होने से जो एनर्जी का लॉस है इन द फॉर्म ऑफ हीट वो क्या होगा, मिनिमम होगा। सो फॉर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर कोर अगेन वी से दैट सॉफ्ट आयरन इज प्रिफर्ड फॉर मेकिंग ट्रांसफॉर्मर कोर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास में कंसेप्ट हिस्टेरेसिस कर्व एंड इट्स इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एंड कीप ऑन वॉचिंग।